अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के क्लाइंट्स की क्या डाइट होनी चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। शायद इसके बारे में आगाही हमें अब आई है, अवेयरनेस हमें अब आई है। पहले इतना ज़्यादा शायद डायग्नोस नहीं था होता, प्रॉब्लम वहीं का वहीं था, लेकिन शायद इतना ज़्यादा डायग्नोस नहीं था होता। मेरे ख्याल में हर घर में एक ना एक बंदा जो है वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है। अगर आप कमेंट सेक्शन देखें, हर वीडियो पे 5 से 6 कमेंट्स हैं कि हाइपोथायराइडिज्म का हमें डाइट प्लान बता दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली हाइपोथायराइडिज्म एक चीज़ है जिसके अंदर वज़न कम करना कोई बहुत आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी वज़न कम नहीं हो सकता। मेरे बहुत सारे हाइपोथायराइडिज्म के क्लाइंट्स ने 1 महीने में भी 5-5 किलो वज़न कम किया, और कई क्लाइंट्स ऐसे हैं पूरा महीना मेहनत करके भी 1.3-1.5 kg कम होता था। हर बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में अगर मैं फैक्ट बताऊं तो वज़न कम करना आसान नहीं है। जहाँ एक बंदा एक डाइट प्लान से 3 से 4 किलो वज़न कम करता है, वहाँ हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट 1.5 से 2 किलो वज़न कम करता है। मतलब हाफ का डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं 6 महीने में 10 किलो वज़न कम करूँगी तो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट 6 महीने में सिर्फ 5 किलो वज़न कम कराएगा। और यही वजह है कि इनकी मोटिवेशन वो नहीं होती जो एक आम बंदे की होती है। ज़ाहिर है वो इतनी एफर्ट करते रहते हैं, ख़ुद को संभाल के खाना, चुन के खाना, फिर भी उनका वज़न कहीं ना कहीं बढ़ रहा होता है। हाइपोथायराइडिज्म की पहली निशानी ये है कि आपका वेट गेन शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा वेट गेन अगर आपका शुरू हो गया है तो पीसीओएस या हाइपोथायराइडिज्म जो है वो वजह हो सकती है। और हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है पीसीओएस से मेरे हिसाब से। कोई रिसर्च नहीं मैं कोट करी, मैं अपना एक बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से हाइपोथायराइडिज्म जो है वो पीसीओएस से ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट हर घर में ये मसला जो है वो आजकल मौजूद है। अब इसकी डाइट क्या होनी चाहिए, इसकी डाइटरी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि हम थायरॉक्सिन की बात कर लेते हैं। थायरॉक्सिन वो टैबलेट होती है जो थायराइड के पेशेंट ने लेनी है। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं गलती क्या करते हैं, थायरॉक्सिन लेके डॉक्टर ने कहा है कि 1 घंटे तक आपने कुछ खाना नहीं। हम क्या करते हैं, हम थायरॉक्सिन लेते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। जितनी देर पराठा बनाने में, अंडा बनाने में लगती है हम वो गुजारते हैं, उसके बाद बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। चाहे 20 मिनट में हम नाश्ता बना लें, चाहे आधे घंटे में नाश्ता बना लें, 1 घंटा हम वेट नहीं करते, 1 घंटा हम इंतज़ार नहीं करते, और आधी बीमारी हम वहाँ से बढ़ा लेते हैं अपनी। मतलब अगर खुदा न खास्ता एक मसला शुरू हो गया, उसकी दवाई के साथ आप उसको मैनेज तो एटलीस्ट करें। हम मैनेज नहीं करते। और इस बात में मैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के साथ हूँ कि वाकई भूख इतनी ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि दवाई के बाद फ़ौरन भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई होती है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सेक्रीफाइस जो है वो देनी ही देनी है। बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है, डॉक्टर ने तो कहा था 1 घंटे का वक्फा देना है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ, मैं साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, वो मैनेज नहीं होगी। और फिर होता क्या है कि खुद ही बता रहे होते हैं कि हम जब भी जाते हैं हमारा थायराइड जो है वो ऊपर नीचे ही आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी थायरॉक्सिन की अभी तक कोई डोज सेट नहीं हो सकी। अभी तक हमारी डोज, हर महीने हमारी डोज चेंज हो रही है, क्योंकि आप थायरॉक्सिन को ही सेटल नहीं होने दे रहे। मतलब आप थायरॉक्सिन ही सही तरीके से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से जो मामला है वो सेटल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपकी जो डोज है वो सेट नहीं हो पा रही। सो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो मैं इसमें करूँगी कि थायरॉक्सिन का जितना आपको डॉक्टर ने वक्फा बोला आपने वो देना ही देना है, नाश्ते में और थायरॉक्सिन में। डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपने सिर्फ 10 मिनट का वक्फा देना है तो आपने सिर्फ 10 मिनट का देना है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। डॉक्टर ने कहा आधे घंटे बाद खा सकते हैं तो आप आधे घंटे बाद खा सकते हैं। आइडियली 1 घंटे के बाद आपने खाना है। अगर आप डाइट करते रहेंगे, जितनी मर्जी डाइट कर लें, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, आप ये बुनियादी चीज़ ही इग्नोर कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, नाश्ते से शुरू करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि आप जीरे का पानी पिएं, आप दालचीनी का पानी पिएं। थायराइड का पेशेंट, हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट जो है वो इन सब को अवॉइड करे। मतलब वो ले सकता है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल इस तरह से वो इस्तेमाल करे कि नाश्ता करने के बाद वो पूरे दिन में ज़ीरा पानी या दालचीनी वाला पानी पीता रहे। थायरॉक्सिन के साथ वो अवॉइड करें किसी भी किस्म की कोई चीज़। इवन अगर आपने थायरॉक्सिन इस्तेमाल कर लिया तो आप कोशिश करें कि आप 10 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर कोई न्यूट्रास्यूटिकल इस्तेमाल ना करें। प्लेन वाटर के अलावा आप 1 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें कि आप कोई चीज़ भी इस्तेमाल ना करें। ज़ाहिर है आपको आपके कंसल्टेंट ने बेहतर इस बारे में गाइड कर दिया कि आपको 10 मिनट का वक्फा देना है, आपको 30 मिनट का वक्फा देना है। आइडियल इसका जो है वो 1 घंटे का वक्फा होता है और वो सबसे बेहतर रहता है। उसके रिजल्ट्स भी वेट लॉस में और सेहत पे ज़्यादा बेहतर आते हैं। सो बहरहाल कोई न्यूट्रास्यूटिकल नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ प्री ब्रेकफास्ट आपका नहीं होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, प्री ब्रेकफास्ट आपका थायरॉक्सिन है, इसके अलावा आपका कोई प्री ब्रेकफास्ट नहीं होगा।
होगा भी तो 1 घंटे के बाद आपने लेना है। ब्रेकफास्ट से शुरू करें, प्रेफर करें कि आप ब्रेकफास्ट से शुरू करें। और ब्रेकफास्ट जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि थायराइड के पेशेंट की बस हुई हुई होती है, थायरॉक्सिन लेने के बाद 1 घंटे का वक्फा जब आता है तो बस हुई हुई होती है। नाश्ता अपना हैवी और हेल्दीएस्ट मील रखें। स्टार्ट करें दही के 1 कप के साथ। अब मैंने दूध की बजाय दही को क्यों प्रेफर किया है, जितने लोग थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं वो समझते होंगे कि प्रोबायोटिक्स यानी उनका जीआई हेल्थ अक्सर कॉम्प्रोमाइज रहती है, यानी कि या कॉन्स्टिपेशन रहती है या उन्हें डायरिया का मसला रहता है। 90% केसेस में कॉन्स्टिपेशन का मसला चला जा रहा होता है, जिसकी वजह से बजाय दूध के वो प्रेफर करें कि वो दही का इस्तेमाल करें। दही प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है और उनकी जीआई हेल्थ को, उनकी गट को बहुत बेहतर करेगा। सो दही का 1 प्याला ले लें, उसके साथ वो ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें। 1 अंडा किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म से मुराद ये कम से कम ऑयल में उसका ऑमलेट बना लें, कम से कम ऑयल में फ्राई कर लें, या 1 उबला हुआ अंडा ले लें। साथ में 1 फल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब जो थायराइड का पेशेंट है उसके लिए बेरी सुपर फूड है। आजकल हमारे पास बेरीज़ अवेलेबल नहीं है, आगे स्ट्रॉबेरीज़ आने वाली हैं, तो बहरहाल सुपर फूड जो है हमारे पास बेरीज़ हैं। बेरीज़ का जितना हो सकता है वो इस्तेमाल करें। विटामिन सी बहुत अच्छा है आजकल, मौसमी कीनू का सीज़न जो है वो चल रहा है, इसका इस्तेमाल वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो 1 फ्रूट, साथ में 1 कप दही हो गया, ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस हो गया और 1 अंडा किसी भी फॉर्म में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑयल इस्तेमाल करना है तो वो 1 टीस्पून इस्तेमाल करें। इसके साथ नट्स बहुत ज़रूरी हैं। नट्स जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है और थायराइड के पेशेंट के लिए जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब एक नट्स में से एक चीज़ ऐसी है जब वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो है पीनट्स। पीनट्स लिटरली काम ख़राब कर देते हैं। मतलब अक्सर देखा गया है कि आप पूरी सर्दियाँ थायरॉक्सिन भी ले रहे हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं और सर्दियाँ गुजरते साथ ही जब आप अपना थायराइड का TSH का टेस्ट कराते हैं तो सारी रिपोर्ट ख़राब आती है। वजह क्या होता है, मूंगफली फंके जा रहे होते हैं लिटरली। सो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, बहुत अजीब सा वर्ड मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक पीनट्स जो हैं वो थायराइड के पेशेंट के लिए लिटरली जहर हैं। सो वो इस्तेमाल ना करें, पीनट्स का इस्तेमाल ना करें। बाकी बादाम अखरोट का वो 1 मुट्ठी हैंडफुल ऑफ नट्स इस्तेमाल कर लें। 1 मुट्ठी में जितने बादाम और अखरोट आते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हो गया नाश्ता। अब आप देखें नाश्ता बहुत हेल्दी है और इसमें हर चीज़ है, मतलब हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, वो सारे फूड ग्रुप्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद 1 घंटे बाद चाय पीनी है। ये नहीं करना कि नाश्ता किया साथ ही चाय भी पी के बैठ गए, ये काम नहीं करना है। जो हमने जिंक की बात की कि नट्स के अंदर जिंक है, विटामिन सी की हमने बात की, हमने बेरीज़ की बात की कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सारी एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी अगर आप चाय का इस्तेमाल नाश्ते के फ़ौरन साथ कर लेते हैं। इसके 1 घंटे के बाद कोशिश करें आप 1 कप चाय पिए, कम से कम दूध बगैर चीनी। दूध पत्ती बना बना के नहीं पीनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम लोग चीनी डाल डाल के चाय की बजाय उसका शरबत बना बना के पीने लग जाते हैं, वो काम नहीं करना। चाय का काम है आपको उठाना, मतलब नींद आई हुई है ना, मैं अभी बीच में मैं रिकॉर्डिंग रोक के गई थी कि मुझे चाय पीनी है। सो जो चाय है इसका काम है आपको उठाना, आपको जगाना। ये शरबत नहीं है, इसको शरबत के तौर पे दूध पत्ती ऊपर से चीनी घोल घोल के या गुड़ घोल घोल के इसको नहीं पीना। कम से कम दूध के साथ इतना सा दूध डालें, बाकी सारा पानी होना चाहिए और बाकी आप विदाउट शुगर इसका इस्तेमाल करें। हाँ, स्टीविया का इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ना शक्कर, ना गुड़, ना चीनी। लोग कहते हैं शक्कर तो हेल्दी होती है, बिल्कुल शक्कर हेल्दी होती है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कैलोरीज उसके अंदर भी हैं और हम वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं। सो शक्कर का इस्तेमाल जो है वो इस केस में नहीं किया जा सकता। अब ये नाश्ता ऐसा है कि ये नाश्ता आपको 1 बजे तक, दोपहर के खाने तक एनर्जी दे सकता है। आपको बीच में किसी किस्म के कोई स्नैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपका दिल करता है आप बीच में कोई स्नैक इस्तेमाल करें तो आप नींबू पानी बना के चिया सीड्स के साथ ले सकते हैं। करना क्या है, 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स पानी में भिगो के रख दें, आधे घंटे बाद उसके अंदर आपने नींबू निचोड़ के वो पी लेना है, उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लेना है। आ गया दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में बॉल ऑफ सैलड। जब मैं बॉल ऑफ सैलड की बात करती हूँ, कम से कम 1 पाव सब्जियाँ ज़रूर काट के खाएँ। क्या चीज़ मना है, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं करनी। अब हरे पत्ते वाली सब्ज़ी में साग हम लोग ऐसे सर्दियों में खा रहे होते हैं जैसे पता नहीं कितना सवाब मिलता है हमें साग खा के, और थायराइड के पेशेंट के लिए वो लिटरली फिर से वही बात जहर है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मगर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि थायराइड के पेशेंट ने ना साग का इस्तेमाल करना है, ना पालक का इस्तेमाल करना है, ना मेथी का इस्तेमाल करना है, ना बंद गोभी का इस्तेमाल करना है, ना सलाद के पत्ते का इस्तेमाल करना है। हरे पत्ते वाली सब्ज़ी अवॉइड करनी है। हरी सब्ज़ी खा सकते हैं। अब हरी सब्ज़ी में कौन सी सब्ज़ी आती है, शिमला मिर्च आप खा सकते हैं, खीरा आप खा सकते हैं। सो हरी सब्ज़ी खा सकते हैं। ब्रोकली जो हो गई, लेटस हो गई, जिसमें हरा पत्ता आता है, वो आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करनी।
बहरहाल बग़ैर हरे पत्तों की, जैसे प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली के पत्ते इस्तेमाल नहीं कर सकते। मूली, हरी मूली भी, लाल मूली भी जिसको कहते हैं, सॉरी हरी मूली, लाल मूली और जो दूसरी सफ़ेद मूली होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पाव के करीब सब्जियां काट ले, इसमें आपने किसी किस्म के कोई बीन्स वगैरह नहीं डालने, वरना वो एक पूरा मील बन जाता है। सिर्फ सब्जियों का 1 पाव सब्जियों का सलाद हो, उसके साथ आप 1 रोटी इस्तेमाल कर लें, 7 इंच की। 7 इंच से ज़्यादा की रोटी नहीं इस्तेमाल करनी। DVD साइज़ फुल्का, DVD साइज़ CD साइज़ रोटी का आप इस्तेमाल कर लें। इसके साथ आपने 1 कप के करीब सालन का इस्तेमाल करना है। सालन में दाल, आलू और हरे पत्ते वाली सब्ज़ी मना है। कुछ हद तक गाजर भी रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन गाजर फिर कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना हमारे घरों में गाजर कितनी को बन जाती है। ऑल्दो गाजर वेट गेन कराती है रोटी के साथ ली जाए, लेकिन आप देखिए हमारे घरों में हफ्ते में 1 दफ़ा गाजर बन जाती है। आलू से मैं पर्टिकुलरली इसलिए मना करती हूँ क्योंकि आलू, जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आती इस चीज़ में क्या डालें, हम आलू डाल देते हैं। सो गाजर जितनी हमारे घरों में बनती है आप इतनी इस्तेमाल कर लें, हेल्थ के लिए अच्छी है, बस थोड़ा सा मतलब लिमिटेड इसको इस्तेमाल किया जाए। सो हरे पत्ते वाली सब्ज़ी मना है, आलू मना है एंड दाल मना है रोटी के साथ। गाजर का इस्तेमाल थोड़ा सा लिमिट करें, ज़रूर करें, क्योंकि गाजर अगर आप उसको हीट करके इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो विटामिन है वो सबसे ज़्यादा तभी अवेलेबल होता है अगर उसको हीट करके इस्तेमाल किया जाए। तो आप गाजर का इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड अमाउंट में। फर्स्ट ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप वही 1 पाव के करीब सब्जियां काट के सलाद बना लें और 1 कप उसके साथ दाल चम्मच से खा लें। दाल के साथ रोटी चावल कभी नहीं खाते, और ये क्लाइंट अक्सर पूछते हैं दाल के साथ रोटी चावल क्यों नहीं खाते। बेसन की रोटी किस चीज़ से बनती है? बेसन से। बेसन बनता है चने की दाल से। अब दाल तो खुद रोटी है, दाल के साथ रोटी नहीं खानी, अनाज के साथ अनाज नहीं खाना। इसलिए मैं कहती हूँ कि दाल और रोटी या दाल और चावल इकट्ठे नहीं खाने। अनाज के साथ आपने अनाज नहीं खाना। अनाज की का ग्रुप हो गया दाल, इसके साथ रोटी चावल की ज़रूरत नहीं है। सो दूसरी आपके पास ऑप्शन हो गई दाल की। तीसरी ऑप्शन है चावलों की। चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 टेबल स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। बॉल ऑफ सैलड यानी 200 ग्राम टू 50 ग्राम, 1 पाव के करीब सब्जियां काट लें और साथ में 12 टेबल स्पून चावल डाल लें। और बाकी आप बिरयानी की 2-3 बोटियाँ या पुलाव की 2-3 बोटियाँ, या ग्रेवी है तो उसका शोरबे समेत 1-2 बोटियाँ आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के वक्त 5 से 6 बजे के करीब, अगर तो आपके कंट्री में बेरीज़ अवेलेबल हैं तो बेरीज़ का एक पूरा बॉल खा लें। अगर बेरीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप 1 फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। केला और अंगूर मना है, बाकी आम आने वाला है, आम भी मना है, बाकी आप कोई भी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने में अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें रात के खाने में रोटी चावल का इस्तेमाल ना करें, दाल चम्मच से खा लें, या ग्रिल्ड फिश, सी फूड बहुत अच्छी है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए। सो ग्रिल्ड फिश का इस्तेमाल कर लें, ग्रिल्ड चिकन का इस्तेमाल कर लें, बारबेक्यू या टिक्का ले लें 250 ग्राम्स तक। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। पकाने से पहले 250 ग्राम्स होना चाहिए। ये भी मैं मैक्सिमम लिमिट बता रही हूँ, हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब मैं 20 करोड़ आवाम को डील कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल में एक जनरल और एक रफ सा आइडिया यही है कि आप 250 ग्राम तक यानी 1 पाव तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है कुछ लोगों का 150 होगा, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट 200 ग्राम होगी। जनरल यही आप 250 ग्राम तक सी फूड प्रेफर करें, वरना ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, बारबेक्यू टिक्का का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले अगर आपको भूख लगे तो दूध पी सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें कि आप 4 से 6 चम्मच रायता इस्तेमाल कर लें, वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। इस बगोल का इस्तेमाल इस सबके साथ बाकायदगी से करें, जैसे मैंने बताया GI हेल्थ के लिए अच्छा है। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत सारी हमें बीमारियों से बचाएगी। एंड खुद को फिजिकली एक्टिव रखें, आप पूरी डाइट करी जाएँ एंड एक ही सोफे पर बैठे रहें पूरा दिन तो फ़र्क नहीं आएगा। कोशिश करें खुद को एक्टिव करें, कम से कम 1 घंटे की वॉक दिन में ज़रूर करें। शुक्रिया बहुत बहुत।